अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेजबान फरहान रजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो हमसाया एटमी ताकतों यानी पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी का जायजा लेंगे। इन दोनों मुल्कों की तारीख तनाज़ात, मुकाबले और वक्ती कशीदगियों से भरी पड़ी है। 1947 में तकसीम के बाद से लेकर आज तक कई जंगें, सिफारती उतार चढ़ाव और अमन की कोशिशों ने इस ताल्लुक को कई बार मुतासिर किया। नाज़रीन, आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए कोशा है, वहीं ये दोनों मुमालिक अपने इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए सुलझा क्यों नहीं सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोनों मुल्क एटॉमिक पावर हैं, एटमी ताकतें हैं, लेकिन उसके बावजूद कशीदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हालिया दौर की या इन दिनों की बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हालिया दिनों में कशीदगी की, यानी कश्मीर के इलाके पहलगाम में वाक़या होता है और दहशतगर्दी में 26 इंडियन जो सयाह थे जिनका स्पेसिफिक मजहब पूछा गया और उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। भारत ने इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद की। ताहम पाकिस्तान ने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि हम इस तमाम तर प्रोसेस में भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत बल्कि यूएनओ में और कहा कि कोई दो मुल्क ऐसे जो कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करें तो हम उसके लिए ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की जानिब से किसी किस्म का कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना आया और उसका नतीजा नाजरीन ये निकला कि भारत ने पाकिस्तान में कुछ स्ट्राइक्स की, कुछ एरियाज को स्पेसिफिकली टारगेट किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया, जिसमें दोनों तरफ जो है वो जानों का ज़िया भी हुआ और अगर तखमीना लगाया जाए तो कई अरब का नुकसान दोनों तरफ हुआ, पाकिस्तान का भी और भारत का भी। नाज़रीन, इसमें कई सवालात उठते हैं कि क्या जंग ही मसाइल है, किसी मसले का हल जंग है या बातचीत के जरिए भी मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है? दूसरा एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान और भारत दोनों अपने जो हमारे सरकार है, हमारे सियासी लोग हैं, वो इस माहौल को पुरअमन करने के लिए वक्ती तौर पे अपने जो सियासी फायदे हैं उन्हें साइड पर रख सकते हैं? अगर भारत की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी की हुकूमत का यह इंप्रेशन इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है कि वो अपने सियासी मफाद और फायदे के लिए इस किस्म के ऑपरेशन और इस किस्म के मामलात या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का अगर नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा, वो जारी है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा अहम है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है इंडिया से मार्कंडे काटचू, जो कि साबिक चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, साबिक जज इंडियन सुप्रीम कोर्ट और इसके अलावा मुतअद्दिद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनकी बड़ी रिसर्च है, इनके आर्टिकल्स पूरी दुनिया में इस वक्त फॉलो किए जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे कि क्या जंग ही हल है इन तमाम मसाइल का या कोई तीसरी ताकत है जो कि ये सारा ड्रामा रचा के पपेट की तरह इन दोनों रियासतों को इस्तेमाल कर रही है? तो इन सारे सवालों का आज जवाब लेंगे। सबसे पहले मार्कंडे काटचू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो भी जारहियत हुई पाकिस्तान, इंडिया और इस वक्त जो हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं काफी हद तक, दोनों एटॉमिक पावर हैं। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या वजह है कि आज 77 साल होने को है? यूरोप की अगर हम मिसाल दें तो एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन आज उनकी इकोनॉमी एक है, उनके मामलात एक हैं और वो डेवलप्ड कंट्रीज बन चुके हैं, लेकिन हम पाको हिंद या बड़े सगीर आज तक उन्हीं हालात में है और उसी तरह हम जो है वो गुर्बत की सतह के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उस तरह से डेवलप नहीं हो सके। क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? देखिए, ये सब समझाने के लिए आपको मुझे कुछ वक्त देना होगा। जी सर, जी सर। आप कुछ मिनट, 4-5 मिनट बिना इंटरप्शन के मुझे गौर से सुनिएगा, उसके बाद आप जितने सवाल पूछना चाहें पूछ सकते। श्योर श्योर। देखिए, पहली चीज तो समझने के लिए जरूरी है कि ये दुनिया एक दुनिया नहीं है, ये दो दुनिया है। इसी ऑन द अर्थ देयर आर टू वर्ल्ड्स। कौन सी दो दुनिया? एक तो डेवलप्ड कंट्रीज की दुनिया, जिसमें आती है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अब चाइना भी उनके रैंक्स में आ गया। और दूसरी दुनिया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अदर एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड जापान।
और अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्री, ये सब सेकेंड वर्ल्ड में आते हैं। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड है डेवलप्ड कंट्रीज का, उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल है जो बड़ा सीक्रेट रखते हैं ये लोग, कभी ओपनली ये कहेंगे नहीं। और वो रूल ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को किसी हालत में डेवलप्ड कंट्री नहीं बनने देना है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप्ड कंट्रीज। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल है, मगर सीक्रेट है, वेरी स्ट्रिक्ट सीक्रेट। अच्छा, क्यों ये रूल है, अब ये जरा मुझे समझाने दीजिए। यहां थोड़ा सा मुझे इकोनॉमिक्स में जाना होगा जी सर, क्योंकि अगर आपको पॉलिटिक्स समझनी है तो आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स भी समझना होगा, बिकॉज पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। जो डेवलप कंट्रीज नहीं चाहती कि अंडर डेवलप कंट्रीज भी डेवलप हो जाए। देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कारखानों में, फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं उनको जो वेजेस वगैरह दिए जाते हैं, दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा तो आप अपना माल सस्ते दाम पे बेच सकते हैं, एज कंपेयर टू दोज कंट्रीज जहां लेबर बड़ा एक्सपेंसिव है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए, देयर इज कंपटीशन इन द मार्केट। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को एलिमिनेट करता है not by bombs or guns or swords but by underselling him, यानी कि वही माल, उसी क्वालिटी का माल सस्ते दाम पे बेचना, as compared to the country which has expensive labor। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल लीजिए। 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ। 1949 के पहले चाइना बहुत गरीब मुल्क था, 95% लोग बहुत गुर्बत में रहते थे, बिल्कुल चितों में, खाने को नहीं था, बुरा हाल था। मगर 1949 के बाद जो लीडर्स पावर में आए, उन्होंने रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज किया चाइना और एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बिल्डअप किया चाइना में, जो अभी भी ग्रो कर रहा है। सही। अब वो मैसिव इंडस्ट्रियल बेस इन चाइना, coupled with the cheap labor available in China, enables the Chinese to undersell the whole world। मैं अक्सर अमेरिका जाता हूं, वहां के सुपरमार्केट्स में दे आर फुल ऑफ चाइनीज गुड्स, और चाइनीज गुड्स आधे दाम पे बिकते हैं एज कंपेयर टू सिमिलर अमेरिकन गुड्स, क्योंकि चाइनीज लेबर चीप है, अमेरिकन लेबर एक्सपेंसिव है। तो चाइनीज सेल एट हाफ द प्राइस एट विच द अमेरिकन मैन्युफैक्चरर कैन सेल। तो अब यही अब अगर हमारा जो खिता है इंडिया, जिसमें मैं तो इंडिया और पाकिस्तान को एक ही मुल्क मानता हूं, अगर हमारा खिता एक हाईली डेवलप्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बन जाए जैसे चाइना है, इसके लिए हमारे पास पूरा पोटेंशियल है, तो वेस्टर्न इंडस्ट्री सब कोलैप्स कर जाएंगी, क्योंकि वो कंपटीशन कैसे फेस करेंगी। तो वही हाई क्वालिटी माल आधे या एक तिहाई दाम पे बेचेंगे जो वेस्टर्न इंडस्ट्री बेचती हैं, तो उनका माल कौन खरीदेगा, उनका महंगा माल कौन खरीदेगा। सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी और लाखों करोड़ जो वर्कर्स हैं अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो क्या ऐसा वो होने देंगे? नहीं, वो इसका बिल्कुल मुखालफत करेंगे, टूथ एंड नेल दे विल अपोज इट। तो कैसे अपोज करें? हाउ टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट? उसका तरीका है कि हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, इंडिया पाकिस्तान को लड़वाओ, कास्ट के बेसिस पर हम लोग को आपस में लड़वाओ, पूरा खेल। अगर ये बात आप अपने मन में रखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जैसे पहलगाम में क्या हुआ, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द सेम गेम। या वो जो हुआ पुलवामा में हुआ, बिल्कुल सब पार्ट ऑफ द, ये सब खेल है डेवलप कंट्रीज का। ये पहलगाम में हुआ, क्योंकि देखिए पहलगाम में जो जिन्होंने मारा वो 26 हिंदुओं को, वो तो गायब हो गए जंगलों में। कौन थे? हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, उनको हथियार किसने दिए, उनको उनका मास्टरमाइंड कौन था, कुछ नहीं मालूम। वो सीधे सीधे ब्लेम पाकिस्तान पे डाल दिया गया। मगर वो आई एम श्योर वो सब, ये मास्टरमाइंड वो सिटिंग इन सम डेवलप कंट्री। और पूरा खेल था कि हिंदू मुसलमान, क्योंकि
जब 26 हिंदू मारे जाएंगे तो हिंदुओं में नफरत फैलेगी मुसलमानों के खिलाफ, तो इससे और हम लोग आपस में डिवाइड होंगे। पूरा खेल ये है डेवलप्ड कंट्रीज का कि इंडियन यानी इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज इफ इट डज तो वेस्टर्न इंडस्ट्री से पुलअप कर जाएंगी, क्योंकि उनका महंगा माल कौन खरीदेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब खेल ये जो चल रहा है दुनिया में यही चल रहा है, एवरीवेयर इट इज द सेम गेम। मगर बड़ा सीक्रेट रखते हैं लोग, बताते नहीं कभी। जो डेवलप कंट्रीज हैं कभी ओपनली नहीं बोलेंगे, मगर बड़ा स्ट्रिक्ट रूल इनका है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस मस्ट अंडर डेवलप कंट्रीज बी अलाउड टू बिकम डेवलप कंट्री। देखिए, countries which have cheap labor have a distinct advantage over countries which have expensive labor क्योंकि वो माल सस्ता बेच सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, प्रोवाइडेड दे बिल्ड अप अ मैसिव इंडस्ट्रियल बेस। तो हम लोग एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बिल्डअप कर सकते हैं। मैं अक्सर जाता हूं अमेरिका, वहां मुझे यूनिवर्सिटीज इनवाइट करती हैं टू गिव टॉक्स। वहां मैंने पाया अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आर फुल ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ इंजीनियरिंग, ऑफ साइंस भरे हुए हैं। और सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया में है, जहां आईटी इंडस्ट्री है, फुल ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी आईटी इंजीनियर्स। तो हमारे पास टेक्निकल टैलेंट है, बिल्कुल है। जो रिक्वायरमेंट है टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, दो रिक्वायरमेंट्स हैं, टेक्निकल ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट और दूसरा ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज। ये दोनों हमारे पास हैं। तो मगर अगर हम हो जाए, इसी पोटेंशियली वी आर लाइक एन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। 15-20 साल में हम अमेरिका चाइना जैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा टेक्निकल टैलेंट है। मगर अगर हो जाए तो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज का क्या होगा? कौन उनका माल खरीदेगा? वो महंगा माल है, क्योंकि देखिए वहां लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल, हमारा लेबर इज वेरी चीप, इंडिया पाकिस्तानी लेबर। तो हम लोग आधा क्या 1/3 दाम पे वही हाई क्वालिटी गुड बेचेंगे जो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज बेचते हैं। तो उनका माल कोई खरीदेगा नहीं, उनकी फैक्ट्री सब बंद हो जाएंगी, मिलियंस विल बी थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो पूरा खेल है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। और कैसे किया? ये जो बंटवारा हुआ था 1947 का, ये भी यही खेल था। देखिए, मैं इंडिया पाकिस्तान को अलग मुल्क नहीं मानता हूं, एक ही मुल्क मानता हूं। आई रिगार्ड एवरी पाकिस्तानी एज एन इंडियन, वी आर कंट्रीमैन। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? देखिए, इंडिया भी गरीब है, पाकिस्तान भी गरीब है। दो गरीब लोग एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हम लोग को तो एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के, कंधा से कंधा मिला के लड़ना है। जो हमारा कॉमन एनिमी है, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन, ये हम दोनों के दुश्मन है। तो मगर हम लोग को बताया जाता है कि इंडियंस को कि पाकिस्तानी तुम्हारे दुश्मन है, तो पाकिस्तानियों को बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है। तो हम दोनों तो जैसे बंदर हैं, और जो मदारी बैठे हैं वॉशिंगटन, लंदन में, जहां भी, वो मदारी हम दो बंदरों को लड़वा रहा है। पूरा खेल ये है। अब आपको मैंने बता दिया, अब आपको जो पूछना है। बिल्कुल सर, मैं इसी से रिलेवेंट एक सवाल जो कि मेरे जहन में बार बार आ रहा है, मैंने कहा आप कंप्लीट कर लें तो आपसे पूछूं। सर, अगर कोई हमें यूज कर रहा है, जैसे आपने अभी बड़ी डिटेल में और बड़ी डीपली आपने ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर की हैं, और ये कॉन्सेप्ट और सारी चीज बड़े अच्छे से मुझे समझ आ रहे हैं, और यकीनन हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी समझ आ चुका होगा। तो सर, फिर सवाल ये उठता है कि वो हमें यूज कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक वो हमें कैसे यूज कर सकते हैं जब तक हमारे मुल्क इंडिया पाकिस्तान में उनके फैसिलिटेटर ना हो। उन्हें कोई ना कोई फैसिलिटेट कर रहा है। कौन फैसिलिटेट कर रहा है? सर, अगर आपकी सरकार की बात करें तो आप देखें कि पहलगाम का आपका आर्टिकल मेरे सामने रखा हुआ है। आपका आर्टिकल जो आया पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम अटैक के नाम से वो आपका आर्टिकल है, उसमें आपने क्लियर ये इंप्रेशन दी है कि भाई पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, आप मत किसी के हाथों में खेलें, और प्रॉपरली आपने सारी चीजें उसमें एडेड है, आपने ऐड की हुई हैं। तो फिर ये आपकी सरकार को उस वक्त नहीं सोचना चाहिए था कि अगर उधर मर रहे हैं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में, तो ये भी इंसान है, या इधर अगर नुकसान हुआ है, अगर कोई कल्प्रेट है तो हम उन्हें मिलकर पकड़े। कोई थर्ड फोर्स या तीसरी कुव्वत ऐसी ना है जो हम दोनों मुल्कों को लड़वा रही है, नुकसान हमारा हो रहा है, जानी और माली दोनों तरह का, तो हम उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें या हम उसके लिए कोई काम करें, कोई एफर्ट्स डालें। फैसिलिटेटर तो फिर वहां पर बैठे हुए हैं आपके दिल्ली में, इज इट? देखिए,
वो दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों में जो जो लीडर्स हैं दोनों कंट्री के, दे आर ऑब्जेक्टिवली एजेंट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। चाहे हमारे लीडर चाहे आपके लीडर, वो काम कर रहे हैं, जो उनको ऑर्डर आता है वॉशिंगटन या लंदन जहां से भी, वो सलूट मारते हैं और कहते हैं ठीक है यही हम करेंगे। तो लिहाजा दोनों कंट्री के जो लीडर्स हैं, दे आर रियली फॉरेन एजेंट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। तो लिहाजा हम लोग को देखिए, मैंने एक आर्टिकल लिखा, शायद आपको भेजा भी है जी, कि देख, जब कोई जानवर का बच्चा होता है ना, जैसे कुत्ते का बच्चा या बिल्ली का बच्चा या चूहे का बच्चा, तो शुरू में जब पैदा होता है तो उसकी आंख बंद होती है, तो कई हफ्ते तक शायद बंद रहती है, कुछ कई हफ्ते के बाद खुल। तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं। आंख ही 1947, इन्हें 77 साल हो गए, 1947 से अभी भी आंख बंद है, जैसे कुत्ते बिल्ली के बच्चे आंख बंद है। तो मेरा काम है हमारे लोगों का और आपके लोगों का आंख खोलना। दिस इज माई जॉब विच आई एम डूइंग, यानी कि आपको हकीकत बताना। किसी ने आपको अभी तक ये थ्योरी बताई है कि डेवलप्ड कंट्रीज में सीक्रेट रूल है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप्ड कंट्रीज? किसी ने आपको ये अभी तक नहीं बताया होगा, पहले बार आप सुन रहे हो। बिल्कुल ये सीक्रेट भी ये लोग ओपनली बोलेंगे नहीं, मगर पूरा इनका खेल है कि लड़वाओ इंडियन पाकिस्तानियों को, हिंदू मुसलमानों को, वरना ये लोग ज्वाइंटली अगर इमर्ज करें एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट तो हमारी इंडस्ट्री तो सब कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि हमारा माल कौन महंगा माल कौन खरीदेगा? एक चाइना ने नाक में दम कर रखा है अमेरिका का, आप समझे ना? एक चाइना ने अमेरिका का नाक में दम कर रखा है, दूसरा चाइना पैदा हो जाए तो जो बचा कुचा है अमेरिका यूरोप में सब खत्म हो जाएगा, कौन उनका महंगा माल खरीदेगा? ऐसे आप समझे ना? बिल्कुल पूरा खेल यही। आप पूछिए क्या पूछिए। बिल्कुल, अच्छा सर, बिल्कुल आपने सही बात की और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि डेफिनेटली अभी हमारे दरमियान कशीदगी बढ़ती है, जारियत होती है, तो हम बजाय आपस में बातचीत करके ऐलान कहीं और से होता है। ऐलान जो है वो सदर ट्रंप करते हैं कि भाई सीज फायर भी हो चुका है, हालात भी हो चुके हैं, तो इज इट के रिमोट कंट्रोल वहां से ऑपरेट किया जा रहा है? मैंने बता दिया कि जो लीडर्स हमारे कंट्री के भी हैं, आपके भी कंट्री के हैं, दे आर ऑब्जेक्टिवली एजेंट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। आप समझे ना? बिल्कुल। जैसा उनको ऑर्डर आएगा वॉशिंगटन या लंदन या जहां से भी, तो लिहाजा ये समझ लेना चाहिए कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हमारे लीडर्स पे भी या आपके लीडर। अच्छा सर, जो एक टूल यूज किया जा रहा है, जो कि हमने देखा कि आपके आर्टिकल से सारी चीजें, मैंने मैक्सिमम जो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके आर्टिकल से लेकर, कि अभी एक जो दोनों तरफ से जो अवाम है, जो बेचारे अपने मामलात में, पाकिस्तान में इकोनॉमीज के इश्यूज हैं, डेफिनेटली भारत में भी उसी तरह के इश्यूज हैं, लेकिन जो आम अवाम है वो तो बेखबर है इन सारी चीजों से, और उससे बेखबर रखा जा रहा है बाकायदा तौर पर, और उलझाया किस तरफ जा रहा है? एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है। अब बीजेपी का एक मोटिव है जो कि हमने देखा कि हिंदुत्व बना रहे हैं, उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा किरदार सामने आ रहा है। तो बजाय ये चीजें डेवलप होने के या एक मॉडरेट करने के या अपना विजन बढ़ाने के, अपनी आवाम या आम जनता को मॉडरेट करने के, ये तो दोबारा उसी में झोंका जा रहा है, या उन्हें बिल्कुल इंटेंशनली एक इस तरह से अनअवेयर रखा जा रहा है। तो इसका भी जिम्मेदारी उन पर आती है, तो इसका हल क्या हो सकता है? देखिए, ये पॉलिटिशियन तो अपना, इनको पीपल के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। दे आर लीस्ट कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो सिर्फ चाहते हैं कि पावर में रहें और पैसा बनाएं। तो लिहाजा इन पे तो कोई आप भरोसा करिए नहीं। ये तो चाहते हैं कि आप, जैसे हमारे यहाँ है कि ये जो जंग हुई है, हम कहते हैं हम जीते, आप कहते हैं आप जीते। खैर जीते तो वो लोग जो बैठे हैं वहां डेवलप्ड कंट्रीज, वो जीते, क्योंकि उनके हथियार खूब बिकेंगे अब। मगर क्या है ना कि हमारे यहाँ जो माहौल बन गया हिंदुस्तान में कि अब जो भी चुनाव होंगे तो बीजेपी शर्तिया जीतेगी, क्योंकि अब ये यहाँ पे जो खूब प्रोपेगेंडा मीडिया वगैरह कर रहे हैं कि खूब हम लोगों ने पिटाई करी पाकिस्तानियों की, घर में घुस के मारा। सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपके मीडिया ने तो इस्लामाबाद पे भी कब्जा कर लिया, लाहौर पे भी, कराची में भी, और पूरे पाकिस्तान पे बिल्कुल कब्जा हो गया। ऐसे आपके मीडिया ने किया? अरे हमारी मीडिया तो पगला गई बिल्कुल।
वो मगर कहने का मतलब कि ये जो माहौल क्रिएट किया गया, इससे फायदा ये हमारी बीजेपी को होगा, क्योंकि अब ये हो गया कि साहब यही पार्टी है जो इंडिया का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों को खूब हम इसी गवर्नमेंट ने पिटाई करी, तो लिहाजा अब जैसे बिहार में चुनाव आ रहा है, बिहार बड़ा स्टेट है इंडिया का, शायद अक्टूबर में चुनाव है जी जी, तो शर्तिया बीजेपी जीतेगी। और भी यहाँ तो देखिए इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो कहीं ना कहीं या तो चुनाव होता रहता है या उसकी तैयारियां होती रहती हैं। यानी कहने का मतलब कि इंडिया इज परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड, यानी चुनाव का माहौल हमेशा रहता है। चुनाव के लिए जरूरी है कि ये जो कम्युनल फीलिंग्स हैं ये भड़काई जाए, तो इससे बीजेपी का फायदा होता है। और धड़धड़ा के, क्योंकि 80% पीपल इंडिया के हिंदूज हैं, तो अदरवाइज दे आर डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन्स, मगर जहां कम्युनल फीलिंग्स अराउज होती है तो यूनाइट कर जाते हैं एज अगेंस्ट मुस्लिम। मुस्लिम ओनली 16%, तो लिहाजा चुनाव इनका निकल जाता है, तो इसमें जीत जाएगी। तो मैंने बल्कि एक मजाक में आपको भी भेजा है शायद एक व्हाट्सएप पे छोटा सा पोस्ट कि इस जंग, जो 4 दिन की जंग हुई, सबका फायदा हो गया। चाइना, पाकिस्तान को फायदा हो गया कि IMF लोन मिल गया आपको, और चाइनीज को फायदा हुआ कि उनके जो जेट्स और मिसाइल ने जो दिखाया है, करतब दिखाया है, और टर्की को फायदा, उनके ड्रोन्स की टेस्टिंग हो गई। बीजेपी को फायदा है कि अब वो चुनाव जीतेगी, और ट्रंप को फायदा है कि वो अब शोहरत हो गई है कि वो सर ऑन अ लाइटर मोड क्या राफेल वालों को भी फायदा हुआ है? मेरे ख्याल में राफेल वालों को नुकसान हो गया है इस सारे मामले में। देखिए राफेल का अभी फिलहाल तो नुकसान हुआ, मगर वो लोग अब जल्दी से मॉडिफाई करेंगे अपने हवाई जहाज को, मतलब उसकी बिक्री बंद हो जाएगी। 248 या 280 मिलियन डॉलर का एक रफाल आता है, बिल्कुल 1 रफाल 248 और 280 मिलियन। आप देख लीजिएगा गूगल में, बड़ा महंगा ये हवाई जहाज है। बल्कि जो चाइनीज जेट है, जो JC-10 जिसने मार गिराया है रफाल को, वो सुना है 40 या 50 मिलियन डॉलर का है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रफाल, मगर रफाल जेट अब जरूर वो लगेंगे ढूंढने के लिए कि किस तरीके से ये जो जिसमें कमियां हैं वो दूर की जाए, ताकि वो बिक्री होती। देखो इनको इंटरेस्ट है कि इनके हथियार बिकते रहे, है ना, तो वो इम्प्रूव करेंगे, वरना कंपनी बैठ जाएगी। तो इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल, वो कंपनी को तो काफी अभी भी बड़ा धचका लगा है सर, और बड़े इंटरनेशनली मीडिया पे भी ये चीजें ज़बाने ज़द-ए-आम हुई कि राफेल को वो उस तरह से, और बाकायदा ये भी सुनने में आ रहा उनकी कंपनीज के शेयर भी गिर गए। खैर आगे चलते हैं सर, अब थोड़ी सी बात करें कि हमें खुद सोचना चाहिए। जैसे हमने अब शुरू में भी आपने बड़ी डिटेल में बात की, अभी जैसे भारत की जानिब से कहा जा रहा है चले एक जारियत हुई, एक इशू हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई, और पाकिस्तान ने कहा, पुलवामा में भी हमारी जो साबिक गवर्नमेंट थी, आपको पता, उन्होंने भी कहा उसके कि हम आपके साथ बिल्कुल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। अभी पहलगाम के वाकये में भी कहा नहीं। फिर सिंध-ताश मुआहदा जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उस पर भारत जो है वो बड़ी, उनका एक जारहाना इक़दाम है, बड़ा सख्त उसका। तो सर ये सारी चीजें किधर जाती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, कि क्या खुदा ना खास्ता फिर कोई नया बहस खड़ा होगा? क्योंकि आपके वजीर दिफा जो है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने तो कहा जी कि ऑपरेशन सिंदूर का अभी ट्रेलर सिर्फ हुआ है, तो ये कशीदगी तो फिर आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मैंने कहा कि ये हम लोग को लड़वाते रहेंगे डेवलप कंट्रीज। भाई आप, कई लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए। मैंने कहा आप सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। पाकिस्तान बनाया गया ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाइयां होती रहें। पूरा गेम था डेवलप कंट्रीज का कि हम लोग एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में उभर के नहीं आए। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज मेड सो दैट देयर इज हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पूरा खेल डेवलप कंट्रीज का था कि दोनों मुल्क लड़ते रहे, हॉस्टाइल रहे। लेकिन अगर गुड रिलेशन हो जाए, देन द वेरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग पाकिस्तान विल कम टू एन एंड। पाकिस्तान विल अगेन मर्ज बैक। इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया। 500 साल से वी वर वन कंट्री, मुगलों के जमाने से, एंड वी शेयर द सेम कल्चर। तो हम लोग एक मुल्क है, फिर से यूनाइट हो जाएंगे।
मगर अगर हो गए तो इन लोग का खेल बिगड़ जाएगा। जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो हम लोग को लड़वाते हैं, उनका खेल बिगड़ जाएगा। सर वो बात ठीक है, आप बिल्कुल आपने सही कहा, आपको पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी तो चीज एक हम देख सकते हैं ना कि जो हमारे यहां पर हुक्मरान है वो खुद ये चाहते हैं, वो खुद ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे इंडिया की अगर बात करें तो हिंदुत्व का क्या मतलब है? जो मुसलमान है क्या वो खुश है वहां पर? इंडिया में जो मुसलमानों की हालत हो रही है जिस तरह से, तो बेसिकली ये जो एक डिवाइडिंग का रूल है, जो पहले कहा जाता है डिवाइड एंड रूल, अब तो ये डिवीजन जो है ये ऑलरेडी हमें मुख्तलिफ नजरियात में नजर आती है, जो उनकी आइडियोलॉजी है वो हमें नजर आती है वहां पर। भाई आपको मैंने बताया कि 80% पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू है। सही। एंड बीजेपी क्लेम्स टू रिप्रेजेंट हिंदूज। अच्छा, हिंदूज नॉर्मली दे आर डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइंस, मगर जब कम्युनल पैशंस अराउज हो जाते हैं, है ना, जब ये फिरका परस्ती कहते हैं शायद उर्दू में, जी फिरका परस्ती, ये जब भड़काई जाती है तो सारे हिंदू जो अदरवाइज डिवाइडेड हैं कास्ट लाइन पे, दे यूनाइट विद बीजेपी। तो ये फिरका परस्ती भड़काने से बीजेपी को फायदा होता है। आप समझ गए ना? सही। पूरा खेल ये है, इलेक्शन कैसे, अगला इलेक्शन कैसे जीता जाए। इंडिया में पूरा पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट। तो हमारी पॉलिटिक्स कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक पे चलती है इंडिया में, आपको शायद मालूम होगा। जी बिल्कुल। तो 80% पीपल क्योंकि हिंदू हैं, तो हिंदू यूनाइट हो जाते हैं जब ये फिरका परस्ती भड़काई जाती है। तो लिहाजा इससे फायदा तो ये हुआ, ये जो लड़ाई हुई है आज तक जो इंडिया के टीवी चैनल देखिए वो खूब बिल्कुल जिंगोइज्म और वॉर मॉन्गरिंग कि मारो पाकिस्तान को। और अब वो फॉरेन डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, हमारे एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज, बताना कि कैसे पाकिस्तान दहशतगर्दी दुनिया में फैला रहा है। ये सब तमाशा हो रहा है, अब क्या करें। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसे, और ये डेफिनेटली पूरी इंडियन नेशन के लिए भी ये चीज है कि जिन तंजीमों का नाम लिया गया, इल्जाम लगाया गया, ये पहलगाम में या इससे पहले जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और पता नहीं, ये सारी कलदम है, बैंड जमाते हैं सर यहां पर, और कोई सोच नहीं सकता कि ये इलेक्शन में आएंगी। और एक आम आदमी तो इनका नाम तक नहीं जानता, जो इंडिया में जिनका राग लापा जा रहा है, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जा रहा है, पाकिस्तान के एक आम शहरी इन तंजीमों के नाम भी नहीं जानता, और ये बैंड है बाकायदा तौर पर। और सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये इलेक्शन में एक सीट भी ले सके या खड़े भी हो सके, किसी स्टॉल पर खड़े होकर 1 रुपया भी ले सके, ये बैन है, कलदम तंजीमें हैं। लेकिन आरएसएस की अगर बात करें तो वो दिन ब दिन पनप रही है इंडिया में और बाकायदा इलेक्शन विन कर रही है, तीसरा टेन्योर आ रहा है, आगे इलेक्शन के लिए भी वो पद तोल रहे हैं, तो वहां तो आरएसएस का नजरिया बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान में ये फर्क आपको नजर आता है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों जगह में लोग बेवकूफ हैं। मैंने कई बार कहा 90% इंडियंस आर इडियट्स एंड 19% पाकिस्तानीज आर आल्सो इडियट्स। इन लोग की अभी तक आंख नहीं खुली, जैसे जानवर का बच्चा पैदा होता है तो आंख नहीं खुली होती, इनकी आंखें नहीं खुली, इनको मालूम ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। पूरा खेल मैंने आपको बताया, मैं दोबारा कह रहा हूं, पूरा दुनिया में चल रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज विल नॉट अलाउ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू बिकम डेवलप्ड। और हम लोग, जहां तक हमारा इंटरेस्ट, जब तक हम लोग डेवलप ना हो जाएं, यानी जब तक हम लोग एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस नहीं सेटअप करें, हम कभी नहीं मिटा सकते हैं गुर्बत को, बेरोजगारी को, भुखमरी को, और ये लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन, ये सब कभी नहीं खत्म कर सकते हैं जब तक कि हम अपने इस खित्ते को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मैसिव इंडस्ट्रियल बेस में तब्दील न कर दें। बिल्कुल, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर सब कॉन्टिनेंट इनटू मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, जैसे चाइना ने कर दिया। सही। जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग भुगतते रहेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, ये सब भुगतते रहेंगे। तो सर इसके लिए हमें फिर जी आप बात पूरी करें, आप बात पूरी करें जी। हमारा इंटरेस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया का इंटरेस्ट और डेवलप्ड कंट्रीज का इंटरेस्ट डायरेक्टली ऑपोजिट है, डायरेक्टली कॉन्ट्ररी है। डेवलप्ड कंट्रीज का इंटरेस्ट है कि इंडिया शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, और हमारा इंटरेस्ट है वी मस्ट बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बिकॉज ओनली देन वी कैन अबॉलिश पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड
हंगर एंड प्राइस राइज एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली कॉन्ट्ररी हम दोनों के इंटरेस्ट हैं। अब आप समझ में आया? जी सर। तो ये कैसे रिजॉल्व होगा? हाउ विल दिस कॉन्ट्रडिक्शन बी रिजॉल्व? उसका रिजॉल्व करने का मैंने का तरीका यही है कि एक इंडिया यानी इंडिया joining hands with Pakistan must launch a mighty people's struggle, historical people's struggle led by modern-minded leaders, in which tremendous sacrifices will have to be made, and it will last for 15-20 years. जो revolutionary struggle चलेगी, revolution से ये तय होगा। ये चुनाव से नहीं हो सकता है। तो ये transformation from underdeveloped country to a developed country is only possible by a revolution, जिसमें 15-20 साल लगेगा और बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ये भी मैंने लिखा है, आपको शायद जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों, क्योंकि देखिए हम इंडियंस को सिखाया जाता है कि पाकिस्तान तुम्हारे दुश्मन है, और पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को सिखाया जाता है कि हिंदुस्तान तुम्हारे दुश्मन है, जबकि हम दोनों गरीब हैं। दो गरीब लोग कैसे दुश्मन एक दूसरे के हो सकते हैं भाई? ये तो जो हम लोग को लड़वाना चाहता है वो ये कह रहा है कि वो हमको सिखा रहा है कि वो तुम्हारे दुश्मन है। आप समझे ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आप देखिए सन 47 में बेवकूफ बन गए, तब से 77 साल हो गए। तो 77 साल तक आप बेवकूफ रहे, और कितने 77 और साल लगाएंगे जब अकल आएगी आपको और हमको? सोचिए, वी आर वन कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान। मैंने देखिए हर पाकिस्तानी को इंडियन मानता हूं। आप मेरे दुश्मन हो ही नहीं सकते हैं। आप मेरे हमवतन हैं, तो आप मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? मैं तो कभी कभी कहता हूं कि जो इंडियन सोल्जर शूट करता है पाकिस्तानी पे, ही इज बिहेविंग लाइक अ फूल बिकॉज ही इज शूटिंग एट हिज ओन कंट्रीमैन, एंड सिमिलरली व्हेन अ पाकिस्तानी सोल्जर शूट्स एट एन इंडियन, ही इज बिहेविंग लाइक अ फूल बिकॉज ही इज शूटिंग लाइक एट हिज ओन कंट्रीमैन। हम अब एक दूसरे को मार रहे हैं, बताइए सर। आपके इस तरह के आर्टिकल्स जो मेरे पास भी है, मैंने भी पढ़े हैं, तो आप किस तरह के आर्टिकल्स और इसका बयानिया, आप इंडिया में है, आपको भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां तो इस तरह की बात करें तो आपको पता है बीजेपी और जो आपकी मोदी सरकार है उनका बड़ा सख्त स्टांस है इस हवाले से। देखिए अब इसका जवाब सुनिए जी। आपने जो मुझे कहा ये खतरा मुझ पे हो सकता है, जी जी, तो अब इसका मैं जवाब दूंगा। हमारे यहाँ हिंदी में एक बहुत बड़े शायर को कवि कहते हैं, जी जी, उनका नाम था रहीम, बहुत बड़े हिंदी के कवि थे। उनका एक दोहा, शेर को दोहा कहते हैं हिंदी में, सही। मैं आपको मेरा जवाब उसी दोहे से आएगा। रहीम का दोहा लिख लीजिए आप, कागज कलम हो। रहीम कहते हैं, जा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए शाहन के वो शाह। क्या मतलब इसका? देखिए मैं 79 ईयर्स का हो गया हूं, 80 ईयर्स का होने जा रहा हूं। अब 2-3 साल और जिंदगी मेरी रह गई, तो अब किससे डरूं? मेरी चाह चली गई, जो मुझे मिलना था मिल गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, इस सब मुझे और कोई चाह गई, चिंता मिटी, मेरी चिंताएं सब मिट गई। अब भाई मरने के दिन आ रहे हैं। आई एम लाइक अ पैसेंजर सिटिंग इन द एयरपोर्ट लाउंज, departure lounge, waiting for my plane which will carry me into the next world. आप समझे ना? 80 साल का होने जा रहा हूँ। जा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। अब मेरा मन बेपरवाह है। अब क्यों डरूं भाई? डरना था पहले डरता, अब जब मरने के दिन आ रहे हैं अब क्यों डरूं? ओके, दूसरा उसका मिसरा है जी, जाको कछ न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, शाहन के वो शाह, वो शाहों का भी शाह होता है। ये रहीम का दोहा बड़ा मशहूर है, आप नोट करिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए शान के वो शाह। तो मैं शाहों का शाह हो गया हूं। अब मैं किससे डरूं? डरना था पहले डरता, अब मरने के दिन आ रहे हैं, अब मुझे जाना है दूसरी दुनिया में, अब क्या डरूं मैं? समझे सर? बहुत शुक्रिया मार्कंडेय काटजू साहब, आपने बहुत जबरदस्त आज आपसे बातचीत रही, और आई विश के आपको ढेरों लंबी जिंदगी और सेहतमंद जिंदगी मिले, क्योंकि आप जैसे वो लोग हैं जो कि एक पॉजिटिविटी फैलाते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। इतनी कशीदगी के बावजूद आपने बड़ी जबरदस्त और अच्छी बातें की। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमसे डिफरेंट हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो आपका इनरली एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के लिए, एक पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है, डेफिनेटली वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
जी नाजरीन, तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इंडिया से मार्कंडेय काटचूसा मौजूद थे और यकीनन उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनकी चीजें हमसे अलग हो सकती हैं, उनकी थॉट्स हमसे अलग हो सकती हैं। एक पॉजिटिविटी उनके अंदर मौजूद है जो कि पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी, दोनों तरफ के लोगों के लिए एक दर्द दिल रखते हैं और एक पॉजिटिविटी और एक मुस्बत सोच रखते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पूरी दुनिया में इस किस्म के पैगाम को आम किया जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया भी एक अमन का गहवारा बन सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।